हेलो दोस्तों, वेलकम यू। पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हमने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा। आज हम मोस्ट अवेटेड वीडियोस रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। मनुष्य के अंदर प्रजनन क्रिया कैसे होती है। सो फार वी हैव बीन डिस्कसिंग द वैरायटी ऑफ मोड्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज यूज फॉर रिप्रोडक्शन। जैसा कि हमने देखा कि अलग अलग तरीके के मोड्स इस्तेमाल करते हैं अलग अलग स्पीसीज में रिप्रोडक्शन के लिए। अंडरस्टैंड कि हर स्पीसीज अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को पूरा करती है। लेट अस नाउ लुक एट द स्पीसीज। तो अब हम देखते हैं स्पीसीज दैट वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड, जिसमें हम सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, दैट इज ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के बारे में देखते हैं। ह्यूमन यूज ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो पहला ही पॉइंट है ह्यूमन बींग्स यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस टू पेरेंट्स, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, गैमेट्स फॉर्मेशन, ऑल आर द फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मींस मेल और फीमेल दो पेरेंट्स की जरूरत होगी। हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क? यह प्रोसेस किस तरीके से काम करती है, यह क्रिया किस तरीके से होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। Let us begin at apparently unrelated point. Let us begin at an apparently unrelated point. तो हम पहले उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं जो जाहिर तौर पर प्रकट होते हैं, यानी कि जो मनुष्य के अंदर दिखाई देते हैं, अपीयर होते हैं। All us know that our body change as we becomes older. जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर बदलाव आते हैं। Our height increase, हमारी एज बढ़ती है, हमारी हाइट बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है। फ्रॉम क्लास 2 टू क्लास 10th, जब आप सेकेंड क्लास से और 10th क्लास में हो जाते हो। एंड सो डज अवर वेट समटाइम टू मच, और कई बार वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वी एक्वायर टीथ, हमें दांत आते हैं। वी इवन लॉज द ओल्ड, और पुराने दांत टूट जाते हैं जिनको हम खो देते हैं। सो कॉल्ड मिल्क टीथ, पुराने दांत जिनको हम दूध के दांत कहते हैं, वो टूट जाते हैं और उनकी जगह पर नए दांत आ भी जाते हैं। एंड एक्वायर न्यू टीथ, और नए दांत आ जाते हैं, न्यू वंस। ऑल दीज आर चेंजेस दैट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द जनरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। अब ये पुराने दांत टूट गए, नए दांत आ गए, हाइट बढ़ गई, वेट बढ़ गया, ये सारे के सारे पॉइंट ग्रुप किए जाते हैं अंडर द पॉइंट ग्रोथ। ये सारे ग्रोथ प्रोसेस के हिस्सा है। इन विच द बॉडी बिकम्स लार्जर, जिसके अंदर शरीर बड़ा बनता है। बट इन अर्ली टीनेज ईयर्स ए होल न्यू सेट्स ऑफ चेंजेस अकर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन सिंपली एज बॉडी इनलार्जमेंट। बट इन अर्ली टीनेज मीन्स कम उम्र में या नाबालिग जो अवस्था होती है उसमें टीनेज ईयर्स होल न्यू सेट ऑफ चेंजेस, ये सारे के सारे बदलाव अकर्स होते हैं दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, जिनको हम सिंपली बॉडी इनलार्जमेंट की तरह नहीं समझा सकते। ये इतने सिंपल नहीं होते जितना हम कहते हैं कि बॉडी इनलार्जमेंट हो गई है, बॉडी की ग्रोथ हो गई है, बॉडी बढ़ गई है। ये सारे चेंजेस थोड़े अलग होते हैं, उनको हम सिंपल भाषा में या हम ये कह सकते हैं इतनी आसानी से नहीं समझा सकते कि भाई जैसे बॉडी का बड़ा होना कि समझ में आ गया कि हाँ भाई सेकंड क्लास में इतने थे, 10th क्लास में इतने हो गई, नहीं समझा सकते। इंस्टीड द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेज, अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेज, अपीयरेंस मीन्स कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो दिखाई भी देते हैं, कुछ बदलाव अपीयर्स होते हैं। प्रोपोर्शन चेंजेज, उनका अनुपात चेंज होता है। न्यू फीचर्स अपीयर, नए कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं। एंड सो ड्यू न्यू सेंसेशन, और वो नई संवेदनाएं भी पैदा करते हैं। तो ये सारे के सारे कौन से चेंजेस हैं जिनको हम आसानी से बदला नहीं सकते हैं, समझा नहीं सकते, लेकिन सारे के सारों का एक रेशियो, एक प्रोपोर्शन चेंज होता है, नए फीचर्स प्रकट होते हैं और नई संवेदनाएं भी पैदा होती हैं। सम ऑफ दीज चेंजेस आर कॉमन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, और इन बदलावों में से जो ये बदलाव हो रहे हैं, ये कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो लड़के और लड़कियों यानी कि गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए सामान्य यानी कि कॉमन होते हैं, दोनों में ही पाए जाते हैं।
वी बिगिन टू नोटिस थिक हेयर, हम देखते हैं या हमने ध्यान दिया है थिक हेयर ग्रोइंग इन न्यू पार्ट्स ऑफ बॉडी सच एज आर्मपिट्स एंड द जेनाइटल एरिया बिटवीन द थाई। हम देखते हैं कि कुछ नए और मोटे हेयर्स ग्रो होते हैं, कहां पर, नए हिस्सों पर, जैसे अंडर द आर्मपिट, ठीक है, आपकी बगल में जेनाइटल एरिया, बिटवीन द थाई जेनाइटल एरिया, विच कैन ऑल्सो बिकम डार्कर इन कलर, और जो कि और भी गहरे कलर के होते चले जाते हैं। थिनर हेयर, बिल्कुल पतले और बारीक हेयर्स कैन ऑल्सो अपीयर्स ऑन लेग्स एंड आर्म्स, लेग्स और आर्म जस्ट लाइक दिस, ये बिल्कुल थिन हेयर्स हैं, ये भी आपके पैरों पर और हाथों पर, भुजाओं पर अपीयर्स होते हैं, मीन्स ग्रो होते हैं। एज वेल एज ऑन द फेस, और साथ ही चेहरे पर भी नए बाल, नए हल्के और थिन बाल उगना शुरू हो जाते हैं। द स्किन फ्रीक्वेंटली बिकम्स ऑयली, हमारी त्वचा ऑयली हो जाती है, चेहरे पर इसका अच्छे से दिखाई देता है कि चेहरे से ऑयल्स ड्रॉपलेट्स या चिकनापन दिखाई देने लग जाता है। एंड वी माइट बिगिन टू डेवलप पिंपल्स, और चेहरे पर ऑयली स्किन होने के कारण पिंपल्स, हल्की फुंसियां चेहरे के ऊपर दिखाई देने लगती है, डेवलप होने लगती है। वी बिगिन टू कॉन्शियस, और हम संवेदनशील हो जाते हैं, एंड अवेयर ऑफ बोथ और ओन बॉडीज एंड दोज ऑफ अदर इन न्यू वेज, और हम उस सभी के प्रति सचेत हो जाते हैं, इन सभी चेंज के प्रति, अपने भी और हम दूसरों को भी नोटिस करते हैं इस चीज में, है ना। तो ये सारे के सारे बदलाव ये एक टीनेज के अंदर होते हैं, और ये सारे बदलाव सभी के द्वारा नोटिस किए जाते हैं, हम भी नोटिस करते हैं अपने आप में, दूसरे में भी नोटिस करते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो चेंज टेकिंग प्लेस दैट आर डिफरेंट बिटवीन द बॉयज। अब ये जो चेंजेस थे, ये सारे के सारे चेंजेस बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में सेम थे, लेकिन अब यहाँ पर कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो बॉयज और गर्ल्स यानी कि लड़के और लड़कियों दोनों में अलग अलग होते हैं। देयर आर ऑल्सो चेंजेस टेकिंग प्लेस दैट डिफरेंट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, दोनों में अलग अलग होते हैं। इन गर्ल्स, पहले लड़कियों की बात करते हैं कि लड़कियों के अंदर ये चेंजेस कौन से हैं जो लड़कों में नहीं होते। पहला है ब्रेस्ट साइज बिगन टू इंक्रीज, कि ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लगता है, विद डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट निपल का साइज बढ़ने के साथ ही डार्कन होता चला जाता है, काला पड़ना शुरू कर देता है। ऑल्सो गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट एट अराउंड दिस टाइम, और इसी समय गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है, बॉडी से फ्लूइड बाहर निकलना शुरू हो जाता है थ्रू द वेजाइनल पार्ट। तो ये तीन हो गए, गर्ल्स का ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना, निप्पल का डार्कन होना और मेंस्ट्रुएशन होना, ये चेंजेस सिर्फ गर्ल्स में दिखाई देते हैं। बॉयज में इसके अलावा क्या डिफरेंसेस है? बॉयज बिगिन टू हैव न्यू थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड देयर बॉयज बिगिन टू क्रैक, लड़कों के अंदर चेहरे पे नए बाल ज्यादा आने लग जाते हैं, जिसको आप शेविंग या दाढ़ी के नाम से जानते हो, और उनकी आवाज फटने लग जाती है, इसका मतलब आपका जो वॉइस बॉक्स है वो भी थोड़ा सा इनलार्ज होता है। फर्दर पेनिस ओकेजनली बिगिन टू बिकम इनलार्ज, और पेनिस भी बढ़ने लग जाता है, लेकिन ओकेजनली, समय समय पर, एंड इरेक्ट और सख्त, आइदर इन डे ड्रीम्स और एट नाइट, जिसको आप सपन कहते हो, कि कई बार दिन में और कई बार कुछ इस तरह के विजुअल्स में पेनिस इनलार्ज और इरेक्ट होना शुरू कर देता है। ये चेंजेस केवल केवल बॉयज यानी कि लड़कों के अंदर दिखाई देते हैं। ऑल दीज चेंजेस टेक्स प्लेस स्लोली, और ये सारे के सारे चेंजेस कैसे होंगे? धीरे धीरे, अचानक कुछ नहीं होता है, ये धीरे धीरे जैसे टीनेज आती है। ओवर ए पीरियड ऑफ मंथ एंड ईयर्स, महीनों और साल के अंदर भी ये चेंजेस चलते रहते हैं। दे डू नॉट हैपन एट द सेम टाइम इन वन पर्सन, नॉर डू दे हैपन्स एट एग्जैक्ट एज, ना तो ये किसी सभी ग्रुप में एक साथ होते हैं और ना ही ये किसी पर्टिकुलर एज पर होते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर एज फिक्स है कि इस एज में ही ऐसे बदलाव होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है कि पर्टिकुलर एज के अंदर ही हो। जैसे कि
5 साल पे हो, 10 साल पे हो, 15 साल पे हो, 18 साल पे हो, 20 साल पे, ऐसा नहीं है। एक क्राइटेरिया होगा, उसके अंदर ये चेंजेस दिखाई देंगे, यानी कि इनको लगने में, इन चेंजेस को दिखाई देने में महीने भी लग जाते हैं, साल भी लग जाते हैं। इन सम पीपल्स दे हैपन्स अर्ली, कुछ लोगों में ये अर्ली यानी कि जल्दी हो जाते हैं, एंड क्विकली शीघ्रता से, while इन अदर्स दे कैन हैपन वेरी स्लोली, और कुछ लोगों में बहुत ही धीरे धीरे होते हैं। ऑल्सो ईच चेंजेस डज नॉट बिकम्स कंप्लीट क्विकली, और कोई भी चेंज क्विकली कंप्लीट भी नहीं होता है, कि जैसे कि हेयर पे ग्रोथ की बात कर रहे थे बॉयज में, ऐसा नहीं है कि अचानक हेयर ग्रो हुए और दाढ़ी बन गई, नहीं, इसको भी लंबा समय लगता है। सो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, थिक हेयर ऑन द फेस इन बॉयज अपीयर्स एज फ्यू स्कैटर्ड हेयर्स फर्स्ट, चेहरे के ऊपर जो हेयर्स उगते हैं वो ऐसे ही नहीं होते यूनिफॉर्मली, वो कहीं कहीं पर स्कैटर फॉर्म में ग्रो करते हैं। एंड ओनली स्लोली डज ग्रोथ बिगिंस टू बिकम यूनिफॉर्म, और उन्हें पूरे चेहरे पर एक जैसा यूनिफॉर्म होने में समय लगता है, कि ऐसा नहीं है कि आपके पूरे चेहरे पर दाढ़ी एक साथ आ जाती है, पहले कुछ हेयर्स यहाँ उगेंगे, कुछ हेयर्स यहाँ उगेंगे, कुछ हेयर्स यहाँ उगेंगे, कुछ हेयर्स यहाँ उगेंगे, और फिर पूरी यूनिफॉर्म होने में इसको समय लगता है। इवन सो ऑल दीज चेंजेस शो डिफरेंसेस बिटवीन द पीपल्स, और कई बार तो ये लोगों के अंदर आपस में ही अंतर दिखाई देते हैं। जस्ट एज वी हैव डिफरेंटली शेप्ड नोज और फिंगर्स, ये कुछ उसी तरीके से है जिस तरीके से सभी की नोज और फिंगर्स की शेप थोड़ी सी डिफरेंस होती है। सो ऑल्सो वी हैव डिफरेंट पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ, इसी तरीके से हेयर ग्रोथ के पैटर्न्स भी अलग अलग होते हैं, और साइज भी अलग होगा, शेप ऑफ ब्रेस्ट अलग होगी, पेनिस का शेप और साइज अलग होगा। तो ये सारे के सारे चेंजेस एक जैसे यूनिफॉर्म सभी ऑर्गेनिम्स में, सभी एनिमल्स में, सभी गर्ल्स में और बॉयज में एक जैसे नहीं होते हैं। ऑल दीज चेंजेस आर एस्पेक्ट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी, और इन सभी चेंजेस को जो हमने ऊपर पढ़े हैं, इनको हम सेक्सुअल मैच्योरेशन का इंडिकेशन मानते हैं, कि इफ दीज चेंजेस आर विजिबल, इफ दीज चेंजेस अकर्स, देन द पर्सन लीड टू द सेक्सुअल मैच्योरिटी, मीन्स वो यौन अवस्था के परिपक्वता की अवस्था में प्रवेश कर गया है। तो यौन अवस्था, या हम ये कह सकते हैं किशोर अवस्था या युवा अवस्था, उनके अंदर ये चेंजेस दिखाई देने लगते हैं, और सेक्सुअल मैच्योरिटी के रूप में एक व्यक्ति का दूसरी एज में प्रवेश हो जाता है। Why does body show sexual maturation at this age? इसी एज पर सेक्सुअल मैच्योरेशन क्यों दिखाती है शरीर? इसी एज में या जिसमें ये ग्रो होते हैं उस एज में सेक्सुअल मैच्योरेशन क्यों होता है? वी हैव टॉक्ड अबाउट द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड सेल टाइप, तो हमने स्पेशलाइज्ड सेल टाइप इन मल्टीसेलर बॉडीज टू कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ये हमने पढ़ लिया था। वी हैव टॉक अबाउट, हम पढ़ चुके हैं और बता चुके हैं कि द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड सेल टाइप, अलग अलग स्पेशल मतलब स्पेशल तरह की सेल टाइप की जरूरत पड़ती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में टू कैरी स्पेशलाइज्ड फंक्शन, किसी विशेष काम को करने के लिए। अगर ह्यूमन बीइंग्स में, मनुष्य में ये चेंजेस आ रहे हैं तो इनके लिए भी स्पेशलाइज्ड सेल ही जिम्मेदार है जो ये विशेष प्रकार का काम कर रही है। द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल्स, जर्म सेल्स का बनना टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन, जर्म सेल्स का बनना और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना भी इन सेल का एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, एक विशेष काम है। एंड वी हैव सीन, और हम देखते हैं दैट प्लांट डेवलप स्पेशल सेल और टिश्यू टाइप टू क्रिएट देम, और प्लांट में ये सारा का सारा स्पेशल सेल और टिश्यू क्रिएट करने के बाद होता है, दिखाई देता है। ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो डेवलप स्पेशल टिश्यू फॉर दिस पर्पज, मनुष्य में भी इसी काम के लिए स्पेशल टिश्यू का डेवलपमेंट यानी कि बनना होता है। हाउएवर, फिर भी while the body of the individual's organism is growing, कि जैसे ही किसी व्यक्ति का शरीर बढ़ रहा होता है to its adult size, उसके एडल्ट साइड में मतलब एडल्ट हो रहा है, बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, किशोर अवस्था की तरफ जा रहा है, द रिसोर्सेज ऑफ बॉडी आर मेनली डायरेक्टेड एट अचीविंग दिस ग्रोथ। तो शरीर के रिसोर्सेज, अब शरीर के रिसोर्सेज कौन से हो गए?
nutrients, proteins, carbohydrate, fats and other bodies और other organs भी इस काम को पूरा करने के लिए कंज्यूम होते हैं, यूटिलाइज होते हैं. While लेकिन that is happening, the maturation of the reproductive tissue is not likely to be a major priority. लेकिन पूरा बनना ये मेजर काम नहीं है कि भाई सेक्सुअल मेच्योरिटी होना कि मेजर काम हो. सेक्सुअल मेच्योरिटी इज नॉट ए मेजर वर्क. Thus, as the rate of general body growth begin to slow down, जैसे ही शरीर की सामान्य ग्रोथ धीमी होती है, रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगन टू मेच्योर, तो रिप्रोडक्टिव टिश्यू मेच्योर होना शुरू कर देते हैं. यानी कि हम ये कहते हैं कि एक पर्टिकुलर एज की तरफ जब ग्रो कर रहे होते हैं या एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में हम प्रवेश करते हैं तो जनरल ग्रोथ कम होती चली जाती है और उसके कारण रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आने लग जाती है. क्यों? क्योंकि लगभग शरीर के सभी रिसोर्सेज, न्यूट्रिएंट्स सेक्सुअल मेच्योरिटी को प्रमोट करते हैं, जिसके कारण सामान्य ग्रोथ धीरे हो जाती है. सामान्य ग्रोथ कंटिन्यू रहती है, रुकती नहीं है, लेकिन वो स्लो डाउन हो जाती है एज कंपेयर टू द सेक्सुअल मेच्योरिटी. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शरीर के सारे रिसोर्सेज सेक्सुअल मेच्योरिटी कंप्लीट करने में यूटिलाइज होने लग जाते हैं. दिस पीरियड ड्यूरिंग द एडोलसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी. और किशोरावस्था के इस पीरियड को हम प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं. तो दीज आर द चेंजेस. तो यहां पर हमने क्या क्वेश्चन कंप्लीट किए? हम सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज प्यूबर्टी. हमने सबसे पहले पढ़ा कि प्यूबर्टी क्या है, ये प्यूबर्टी आ गया. फिर हमने क्वेश्चन पढ़ा व्हाट आर द चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी. हमने पढ़ा कि मेल और फीमेल, गर्ल्स और बॉयज में कौन कौन से चेंजेस होते हैं. फिर हमने पढ़ा चेंजेस ओनली, है ना, चेंजेस इन बॉयज, कि वो चेंजेस जो केवल बॉयज में होते हैं. एंड देन वी ऑल्सो रीड दैट चेंजेस दैट अकर्स ओनली इन गर्ल्स, कि जो केवल गर्ल्स में होते हैं, उन चेंजेस के बारे में पढ़ा. उसके बाद हमने कॉमन चेंजेस जो भी थे उन सभी के बारे में पढ़ा है कि कॉमन चेंजेस क्या है. ठीक है, और ये किस तरीके से होते हैं, ये चेंजेस किस तरीके से, हाउ इट्स हैपन. These are the questions that we have completed in above paragraph. Okay. Now, so how do the change that we have talked about link to the reproductive process? तो how do all changes, किस तरीके से सारे के सारे changes we have talked about to link reproductive process, कि reproductive process से जुड़े हुए हैं किस तरीके से. We must remember that the sexual mode of reproduction means that हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहेंगे, जिसमें जर्म सेल्स फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स हैव टू जॉइन टुगेदर, कि जिसमें दो जर्म सेल्स आपस में जॉइन होगी, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा मेल जर्म सेल्स और फीमेल जर्म सेल्स में, उसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. दिस कैन हैपन बाय द एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल्स फ्रॉम द बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल्स. और ये कैसे होता है? जब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल से सेक्सुअल सेल्स या जर्म सेल्स बाहर रिलीज होती है. एज हैपन्स इन फ्लावरिंग प्लांट, जैसा कि फ्लावरिंग प्लांट में भी होता था कि पोलन ग्रेन्स रिलीज होते थे और जो एग को फर्टिलाइज करते थे ओव्यूल्स के अंदर. और इट कैन हैपन, और यह घटना घटती है बाय टू इंडिविजुअल्स जॉइनिंग देयर बॉडीज टुगेदर, कि उनके दोनों का शरीर एक साथ ज्वाइन हो जाए. इंटरनल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स फॉर फ्यूजन, और अंदर की अंदर सेल्स का ट्रांसफर हो जाए फ्यूजन के लिए, मेल और फीमेल गैमेट्स का, मेल और फीमेल जर्म सेल्स का, और फ्यूजन हो जाए. एज हैपन्स इन मैनी एनिमल्स, जैसा कि कई एनिमल्स में होता भी है. इफ एनिमल्स आर टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस of mating, their state of sexual maturity must be identifiable by other individuals. If individual participate in this process of mating, mating means sexual reproduction की process, their state of sexual maturity must identifiable by other individual. तो दूसरा individuals जिसके साथ mating की process है उसे दूसरे individuals के द्वारा पहचाना जाता है, यानी कि compatibility
मैटर करती है। मैनी चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के दौरान आने वाले बहुत से चेंज सच एज न्यू हेयर ग्रोथ, नए बालों की ग्रोथ का पैटर्न, आर सिग्नल, एक संकेत है दैट सेक्सुअल मैच्योरेशन इज टेकिंग प्लेस, की सेक्सुअल मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता, सेक्सुअल परिपक्वता, लैंगिक परिपक्वता आ गई है। ये लैंगिक परिपक्वता के सिग्नल है, संकेत हैं जो प्यूबर्टी के दौरान दिखाई देते हैं और ये इस चीज का इंडिकेशन करते हैं कि नाउ वी आर सेक्सुअली मेच्योर and can lead to the process of reproduction or can lead to the process of production of gametes. On the other hand, the actual transfer of germ cells, दूसरी तरफ वास्तविक जर्म सेल्स का ट्रांसफर बिटवीन टू पीपल्स, दो लोगों के बीच में, नीड स्पेशल ऑर्गन फॉर द सेक्सुअल एक्ट, कि इन्हें एक स्पेशल ऑर्गन की जरूरत पड़ती है इस सेक्सुअल क्रिया के लिए, सच एज द पेनिस, जैसे कि पेनिस, व्हेन इट कैपेबल ऑफ बिकमिंग इरेक्ट, जब ये इरेक्ट होने में समर्थ हो जाए। इन मैमल्स, स्तनधारियों में, सच एज ह्यूमंस, मनुष्य में, जैसा कि मनुष्य में, द बेबी इज कैरिड इन द मदर्स बॉडी फॉर ए लॉन्ग पीरियड, कि बच्चा मां के शरीर में बहुत लंबे समय तक पलता है, एंड विल बी ब्रेस्ट फीड लेटर, और बाद में दूध पीना शुरू करता है मां से। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड ब्रेस्ट विल नीड टू मैच्योर टू अकोमोडेट दीज पॉसिबिलिटीज, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और ब्रेस्ट इस मैच्योरेशन को, इस संभावना को एकोमोडेट करने में सहायता करते हैं। यानी कि पहले बच्चे को पालना गर्भ के अंदर और फिर जन्म के बाद उसको दूध पिलाना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। फीमेल में ये प्रोसेस होती है, क्रिया होती है, तभी जाके नया जीव की उत्पत्ति होती है और सर्वाइवल पॉसिबल हो पाता है। लेट अस लुक एट द सिस्टम इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होने वाले इन सिस्टम्स या ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, फीमेल और मेल में क्या क्या चेंजेज आए, इन सभी के बारे में पढ़ा। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दोनों को करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमारा दिया गया है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि पुरुष जनन तंत्र कंसिस्ट ऑफ पोर्शन विच प्रोड्यूस द जर्म सेल्स। तो हम एक एक करके चलते हैं कि मनुष्य के मेल जनन तंत्र में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। पहला ऑर्गन वो जो मेल जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करता है, दैट इज टेस्टिस। अदर पोर्शन दैट डिलीवर द जर्म सेल्स टू द साइट ऑफ फॉर फर्टिलाइजेशन, और दूसरे वे ऑर्गन जो उस जर्म सेल्स को जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है उसको फर्टिलाइजेशन की जगह पर पहुंचाने का काम करने वाले ऑर्गन्स की बात है। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। तो जर्म सेल्स बनाने के ऑर्गन्स कौन है? टेस्टिस है। टेस्टिस मेल जर्म सेल्स यानी कि मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म बनाने का काम करती है। दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शरीर के बाहर आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल गुहा के बाहर इन स्क्रोटम सैक, स्क्रोटम नामक एक थैली जैसे स्ट्रक्चर में रहता है। कौन? टेस्टिस। क्यों ये क्वेश्चन आता है? बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो एक सामान्य बॉडी टेम्परेचर, किसी सामान्य व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए डेफिनेटली 100% लेस देन 37 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत होती है। अब स्क्रोटम सैक शरीर के बाहर की तरफ है, ये इसीलिए है कि 37 डिग्री से टेम्परेचर कम हो, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्क्रोटम सैक का टेम्परेचर 37 से कम होता है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर से
कम होता है। और ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि इट इज नेसेसरी फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन, ताकि टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन हो जाए। इसके अलावा हम कह भी सकते हैं कि स्पर्म फॉर्मेशन 37 डिग्री टेम्परेचर पर नहीं होता है, वो कितने पर होता है? 33 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में स्पर्म फॉर्मेशन होता है। वी हैव डिस्कस्ड द रोल ऑफ द टेस्टिस इन द सिक्रीशन ऑफ द हॉर्मोन्स। हम टेस्टिस का रोल सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स के, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जहां पर हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था कि टेस्टिस क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह काम करती है और जो टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। ये पिछले चैप्टर में आया, इन द प्रीवियस चैप्टर। इन एडिशन टू रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, साथ में कि स्पर्म को रेगुलेट किस तरीके से किया जाता है, टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन अपीयरेंस। टेस्टोस्टेरोन अपीयरेंस यानी कि दिखाव में, शरीर के अपीयरेंस में किस तरीके से बदलाव लाता है, सीन इन बॉयज, जो लड़कों में दिखाई देते हैं, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पर लड़कों के अंदर दिखाई देने वाले चेंज अपीयरेंस को भी करने के लिए टेस्टोस्टेरोन ही रेस्पॉन्सिबल होता है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। द स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर थ्रू द वास डिफरेंस विच यूनाइट विद ए ट्यूब कमिंग आउट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। टेस्टिस ने स्पर्म को प्रोड्यूस किया, स्पर्म को डिलीवर करने का काम कौन कर रही है? वास डिफरेंस कर रही है, जो कहां पर? कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से आ रही होती है। यानी कि टेस्टिस से वास डिफरेंस को स्पर्म की डिलीवरी होगी, स्पर्म वास डिफरेंस से निकलकर यूरिनरी ब्लैडर की तरफ मूव करेंगे। द यूरेथ्रा 10, उसके बाद है नेक्स्ट यूरेथ्रा, फॉर्म्स ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। इसमें दोनों तरह का रास्ता प्रोवाइड करती है। जो शरीर से निकलने वाले किडनी से कनेक्टेड है यूरेथ्रा, वो यूरिन को भी पास आउट करने का काम करती है और साथ में स्पर्म को भी यूरेथ्रा की हेल्प से शरीर के बाहर पास आउट करने का काम किया जाता है। अलोंग द पाथ ऑफ वास डिफरेंस के पाथ के साथ साथ ग्लैंड्स लाइक द प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स एड देयर सिक्रीशन so that the sperm are now in fluid which make their transport easier and thus fluid also provide nutrition। सारी बातें इसी लाइन में कंप्लीट कर दी है कि स्पर्म जो टेस्टिस से निकले, वास डिफरेंस में आए, वास डिफरेंस से बाहर की तरफ जाते समय ये प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स नाम की ग्लैंड से मिलते हैं, या ये प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स इनके अंदर अपना सिक्रीशन रिलीज करती है, जिससे क्या होता है? स्पर्म आर नाउ इन फ्लूइड, जिससे स्पर्म कैसे हो जाते हैं? फ्लूइड मीडियम में बन जाते हैं, विच मेक देयर ट्रांसपोर्ट इजियर, जिसके कारण इनका ट्रांसपोर्ट आसान बन जाता है। दिस फ्लूइड प्रोवाइड न्यूट्रिशन, और ये सिक्रीशन जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स और वास सेमिनल वेसिकल ने किया, इसकी वजह से स्पर्म को न्यूट्रिशन भी मिलता है। यानी कि द सिक्रीशन फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स and prostate glands provide the nutrition to the sperm. The sperm are teeny body, sperm कैसे होते हैं? छोटी छोटी बॉडी होती है, that consist of mainly genetic material, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, and long tail, एक लंबी पूंछ होती है, that help them to move towards the female germ cells, और इस पूंछ का काम होता है कि स्पर्म को फीमेल सेल्स की तरफ, एग की तरफ मूव कराना, यानी कि एक तरह की डायरेक्शन प्रोवाइड करना। तो इसमें हमने क्या पढ़ा है? इसमें हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दीज आर द सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां पर आप देख रहे हैं टेस्टिस है, जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग स्क्रोटम सैक में रहती है। स्क्रोटम सैक, टेस्टिस बाहर इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होती है, जिसको हम स्क्रोटम सैक कहते हैं। ये शरीर के बाहर का हिस्सा है, जिसके कारण टेस्टिस का टेम्परेचर लो बना रहता है। उसके बाद टेस्टिस से निकलने वाली इन स्ट्रक्चर को हम वास डिफरेंस कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, जो स्पर्म को टेस्टिस से बाहर की तरफ कैरी करती है। और जैसे ही वास डिफरेंस यहाँ पर जाती है, तो यहाँ पर देखिए सेमिनल वेसिकल, ये सेमिनल वेसिकल्स है, और फिर यहाँ पर ये दो ग्लैंड्स जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं वो होती है। दोनों ही अपने अपने सिक्रीशन को यहाँ पर ऐड कर देती है, जिस सिक्रीशन की वजह से जो सॉलिड स्पर्म लिक्विड में बदल जाते हैं, साथ में ये सिक्रीशन
इन स्पर्म को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। उसके बाद यूरेथ्रा है, आप देख रहे हैं यूरेथ्रा जो कि कॉमन पास है, कॉमन पासेज है यूरिन के लिए और स्पर्म के लिए, जो पेनिस के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ब्लेडर ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है जो कि वापस आके यहाँ पर यूरेथ्रा में ज्वाइन किया हुआ है, इसीलिए इसको कॉमन पैसेज बोलते हैं फॉर यूरिनेशन एंड स्पर्म सिक्रीशन। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर आप पढ़ सकते हैं टेस्टिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, यूरेथ्रा एंड पेनिस, और इनके सबके फंक्शन है अलग अलग। इसके बाद है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिए, फीमेल जर्म सेल्स और एग आर मेड इन द ओवरीज। ओवरीज का काम दे दिया गया है कि ओवरी प्रोड्यूस एग एंड परफॉर्म टू मेन फंक्शंस, सिक्रीशन ऑफ फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो कि पिछले चैप्टर में पढ़ा हमने, एंड सिक्रीशन ऑफ एग, जिसको हम फीमेल जर्म सेल्स या एग के नाम से जानते हैं। दे आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हॉर्मोन्स, जैसा कि मैंने बता दिया एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। थोड़ा सा हम इसमें इस डायग्राम को इसको पढ़ने के बाद डिस्कस करेंगे, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। एंड आइडेंटिफाई द वेरियस ऑर्गन्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये अलग अलग ऑर्गन्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, जो डायग्राम में देख के आपको आइडेंटिफाई करने थे। देखिए, व्हेन ए गर्ल इज बोर्न, जैसे लड़की का जन्म होता है, द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग, तो उसके शरीर में हजारों इमेच्योर एग पहले से ही मौजूद होते हैं, यानी कि दीज एग्स फॉर्म बिफोर द बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड, लड़की के जन्म से पहले ही बन जाते हैं। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी, जैसे ही वो प्यूबर्टी की तरफ पहुंचती है, संधिकाल अवस्था जिसको कहते हैं, सम ऑफ दीज स्टार्ट मेच्योरिंग, इन एग में से कुछ एग मेच्योर होना शुरू कर देते हैं। वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ, एक एग हर महीने फीमेल ओवरी से प्रोड्यूस किया जाता है, बाय वन ऑफ द ओवरी, एक ओवरी से, यानी कि दो ओवरी प्रेजेंट है, दोनों में से कोई एक ओवरी एक एग हर महीने प्रोड्यूस करेगी। ओनली वन एग इन ए मंथ बाय वन ओवरी ओनली। द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू वोम थ्रू ए थिन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। जिस तरीके से स्पर्म को वास डिफरेंस टेस्टिस से यूरेथ्रा की तरफ कैरी करती है, उसी तरीके से यहां पर फैलोपियन ट्यूब, जिसका दूसरा नाम ओविडक्ट है, ओवरी से एग को वोम यानी कि गर्भ की तरफ कैरी करने का काम करती है। The two oviduct, दो ओविडक्ट यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूट्रस। दोनों फैलोपियन ट्यूब्स ओविडक्ट जुड़कर और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे यूट्रस कहा जाता है। ये सारा हम पीछे डायग्राम में देखेंगे। द यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजाइना, यूट्रस वेजाइना में ओपन होता है थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स से होता हुआ, यानी कि सबसे पहले है ओवरी, ओवरी के बाद है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, उसके बाद आता है यूट्रस, और यूट्रस के बाद आते हैं सर्विक्स, और सर्विक्स के बाद आती है वेजाइना। दीज आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द स्पर्म, अब यहां तक हो गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब क्या प्रोसेस है? स्पर्म एंटर थ्रू द वेजाइनल पासेज ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल क्रिया के दौरान, इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म फीमेल वेजाइनल पाथ में मेल के द्वारा इजेक्ट किए जाते हैं। दे ट्रेवल्स, यहां से स्पर्म अपवर्ड एंड रीच टू द ओवरी वेयर दे मे एनकाउंटर द एग। ऊपर की तरफ मूव करते हैं स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और वहां पर पहुंचते हैं जहां पर वो एग से मिलते हो। द फर्टिलाइज एग, और फिर वहां पर मिलना मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उस प्रोसेस को, जहां पर फ्यूजन ऑफ एग विद स्पर्म अकर्स is called the fertilization, and fertilization occurs in the fallopian tube या oviduct। उसके बाद फर्टिलाइज एग क्या करेगा? जायगोट बनाएगा, गेट इम्प्लांटेड इनटू द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, और जायगोट बनेगा, जायगोट के अंदर डिवीजन से एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो किस में इम्प्लांटेड हो जाएगा? यूट्रस, यानी कि वहां से यूट्रस तक मूव करेगा और यूट्रस के अंदर इम्प्लांट वहां पर एम्बेडेड हो जाएगा। एंड स्टार्ट डिवाइडिंग, और डिवीजन शुरू कर देगा।
वी हैव सीन इन अर्लियर सेक्शन, जैसा कि हमने पिछले कुछ सेक्शन में देखा, क्या मदर्स बॉडी इज डिजाइन टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, कि माँ का शरीर इस तरीके से डिजाइन किया हुआ होता है जो उसके गर्भ में, उसके शरीर में पल रहे बच्चे को भी नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकता हो। Hence the uterus prepare itself every month to receive, इसलिए यूट्रस हर महीने अपने आप को प्रिपेयर करता है, किस लिए? टू रिसीव एंड नर्चर टू ग्रोइंग एम्ब्रियो, कि वो एम्ब्रियो को ना केवल रिसीव करने के लिए बल्कि उसको न्यूट्रिशन, उसको नर्चर में प्रोवाइड करने के लिए हर महीने यूट्रस प्रिपेयर होता है, ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो जाए, इम्प्लांटेशन की ग्रोथ और उसको नरिशमेंट मिले। इस सारी प्रोसेस के लिए यूट्रस हर महीने अपने आप को प्रिपेयर करता है। द लाइनिंग थिकन्स, लाइनिंग, यूट्रस लाइनिंग की बात हो रही है, थिकन्स मोटी होती है, एंड रिचली सप्लाई विद ब्लड, और जिसके अंदर नई ब्लड वेसल्स मिलती है, क्यों? ताकि टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो, बढ़ते हुए एम्ब्रियो को पोषण मिल सके। ये किस में चेंजेस होते हैं? ये होते हैं यूट्रस में चेंजेस। क्या? लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम थिक, न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म्स, और दे प्रोवाइड द नरिशमेंट और नर्चर टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये सारे के सारे चेंजेस हर महीने यूट्रस में होते हैं। द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कहां से मिलता है? फ्रॉम द मदर्स ब्लड, माँ के ब्लड से, विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू, एक विशेष प्रकार के टिश्यू से, विच इज कॉल्ड प्लेसेंटा, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। दिस इज डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल, ये प्लेसेंटा एक डिस्क जैसी स्ट्रक्चर है जो कि धसा हुआ होता है यूटेराइन वॉल में, यूट्रस की वॉल। इट कंटेन्स विलाई, और इसके अंदर क्या होती है? विलाई होती है, जो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है। ऑन द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के ऊपर साइड में ऑफ द टिश्यू। ऑन द मदर साइड्स आर ब्लड स्पेस विच सराउंड द विलाई, जो एम्ब्रियो साइड में होती है, एम्ब्रियो के ऊपर क्या होती है? विलाई होती है, और मदर्स पे क्या होती है कि मदर्स उन विलाई को कवर कर लेती है, सराउंड कर लेती है। दिस प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया, जिसके कारण एक बड़ा सरफेस एरिया ओपन होता है फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो, जिसके कारण ग्लूकोज यानी कि नरिशमेंट, ऑक्सीजन यानी कि जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की जो जरूरत होती है वो मदर्स बॉडी से एम्ब्रियो को पास हो सकती है। द डेवलपिंग एम्ब्रियो, वृद्धि करता हुआ एम्ब्रियो, विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंस, जो वेस्ट सब्सटेंस जनरेट करेगा या जो वेस्ट सब्सटेंस जनरेट करता है, विच कैन बी रिमूव्ड बाय द ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर्स ब्लड, इन्हें मदर्स ब्लड में ट्रांसफर करके शरीर से दूर किया जा सकता है, किया जाता है। किसकी हेल्प से? थ्रू द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा यानी कि मदर्स बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो कहां से रिसीव करते हैं? वो डेवलपिंग एम्ब्रियो से, और डेवलपिंग एम्ब्रियो ब्लड में देता है, और ब्लड उसको क्या करता है? शरीर से बाहर निकाल देता है प्लेसेंटा के माध्यम से कलेक्ट करके। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ, जिसको आप सबको पता है कि बच्चा माँ के शरीर में लगभग 9 महीने तक डेवलप होता है, नरिशमेंट लेता है, ग्रो करता है। The child is born as a result of rhythmic contraction, और चाइल्ड का जन्म कब होता है? Due to the rhythmic contraction of muscles in the uterus, यूट्रस की मसल्स में कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, और जिससे क्या होता है? बच्चे का जन्म होता है। तो ये हमारा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो अपने ऑर्गन्स यहाँ पर आए, पहला ओवरी जो एग प्रोड्यूस करता है, उसके बाद आपने पढ़ा फैलोपियन ट्यूब जो एग को यूट्रस तक कैरी करने का काम करती है। फिर हमने पढ़ा यूट्रस, यूट्रस इन्वर्टेड पी लाइक स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, उसको इम्प्लांट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है और बच्चे के डेवलपमेंट के लिए दे। उसके बाद होता है सर्विक्स, सर्विक्स लीड करती है वेजाइना को, और ये दोनों क्या करते हैं? रिसीव करते हैं स्पर्म फ्रॉम द मेल ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। उसके बाद डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है, या हम ये कह सकते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट, जाइगोट कन्वर्टेड टू द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में, और वहां पर रैपिड सेल डिवीजन से उसकी ग्रोथ होती रहती है। उस ग्रोथ को सहारा देने का काम प्लेसेंटा करता है। प्लेसेंटा मदर्स बॉडी से न्यूट्रिशन
या आवश्यक चीजों को मदर्स बॉडी के अंदर डेवलपिंग एम्ब्रियो यानी कि गर्भस्थ शिशु को पहुंचाता है। साथ में उसमें जन्मे टॉक्सिक सब्सटेंस को प्लेसेंटा ही मदर्स ब्लड में लेके जाता है, जिससे मदर्स ब्लड की या मदर्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम उन वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। ये हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा। वन मोर ए स्मॉल टॉपिक इज व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज। ये सारे काम कब थे? जब एग का फर्टिलाइजेशन हो गया। जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा? जैसा कि हमने देखा कि हर महीने एग को रिसीव करने के लिए यूट्रस की वॉल थिक होती चली जाती है और नई ब्लड वेसल्स बनती है टू नर्चर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अगर ऐसा नहीं हुआ, फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो क्या होगा? इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज ना हो, इट लिव्स फॉर अबाउट 1 डे, तो ये 1 दिन तक जिंदा रहेगा। सिंस द ओवरी रिलीज 1 एग एवरी मंथ, क्योंकि ओवरी हर महीने 1 एग का रिलीज करती है। द यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग, तो यूट्रस भी हर महीने अपने आप को एक फर्टिलाइज्ड एग रिसीव करने के लिए तैयार करता है। Thus, its lining becomes thick, उसकी लाइनिंग, यूट्रस की लाइनिंग थिक हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है। This would be required for nourishing the embryo, और ये नरिशमेंट एम्ब्रियो को प्रोवाइड करने के लिए ये सारी क्रिया करते हैं। इफ फर्टिलाइजेशन हैड टेकन प्लेस, यदि फर्टिलाइजेशन हो जाए तो, यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो एम्ब्रियो की थिक वॉल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये तो है तब जब फर्टिलाइजेशन हो जाए। नाउ हाउएवर दिस इज लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इन लाइनिंग की जरूरत नहीं है। सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स, तो ये लाइनिंग, थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस स्लोली, धीरे धीरे टूटती है एंड कम्स आउट थ्रू द वेजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस, और फीमेल वेजाइना से म्यूकस और ब्लड के साथ ये लाइनिंग बाहर निकलना शुरू करती है। दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ, जो कि हर महीने लगभग 29 डेज के एवरेज पीरियड में होती है। एंड इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन, और इसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से जाना जाता है। इट इज यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 डेज, और ये मेंस्ट्रुएशन यानी कि शरीर से डेड सेल्स का ब्लड के साथ, म्यूकस के साथ निकलने की प्रोसेस 2 से 8 दिनों तक फीमेल्स में कंटिन्यू होती है। इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। 2 more points about menstruation. Beginning of menstruation during the age of puberty, जैसा कि हमने पीछे पढ़ लिया, is called the menarche, and the permanent termination of the menstruation at the age of 50 or 55 is called menopause. तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इससे आगे के वीडियो के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।